नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर और जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो का आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कुछ लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया का भी लिंक मिल जाएगा ताकि मुझे आप वहां फॉलो कर सको। और इसके अलावा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो सारी वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्टैट स्कीम इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। आपको ये बताना है कि ये जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और नेक्स्ट जो आपके लिए जो ऑप्शन है बी, उसमें बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जो है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सी का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लगभग आपको ये ट्रांसपोर्टेशन वर्ड देख करके ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने, हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ने इसे लॉन्च किया है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये जो सस्टेनेबल वर्ड है, इस पे आपको फोकस करना है। और इसके अलावा आपको ये सस्टेनेबल का मतलब है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फ्यूल बेस्ड सेक्टर की बात की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो सेक्टर है वो आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्ट्री, उसके अंडर ये आता है। एक्चुअल में ये जो स्कीम है, इसके अंदर ये ध्यान में रखा जा रहा है कि भी जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को, उसके कॉस्ट को कम करने के ऑब्जेक्टिव से ये प्रोग्राम या ये स्कीम लाई गई है, ताकि हमारे यहाँ जो वेस्ट होता है, यानी कि एनुअली हमारी कंट्री के अंदर 62 मिलियन मैट्रिक टन वेस्टेज जाता है, और इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर करके यूज करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि हमारी जो इंपोर्ट इंडिपेंडेंस हो सके, और साथ ही साथ जो ये जो कार्बन इमिशन होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो व्हीकुलर इमिशन जो है, पोल्यूशन जो है हमारा, कम हो सके। तो ये कुछ टारगेट को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को लॉन्च किया है। आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जितनी सारी मिनिस्ट्री आपको दे रखी है, यानी चारों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है आपके लिए, जिसमें मैंने सारी मिनिस्ट्री और उसके जो भी मिनिस्टर डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ओजोन अकर इन द बोथ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर, यानी कि अर्थ के जो एटमोस्फीयर है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इसके बारे में आपसे ये बोला जा रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर और उसके ट्रोपोस्फीयर, ये दोनों ओजोन के अंदर आता है, अगर हम बात करें अपनी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ के जो एटमोस्फीयर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ओजोन फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर इज ए हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर वाला जो एरिया है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो यानी कि जो ऊपर के जो लेयर्स बनते हैं, ऊपर जो इन्वायरमेंट में लेयर्स बनते हैं, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि ट्रोपोस्फीयर जो भी है, ट्रोपोस्फीयर के बारे में ये बोल जा रहा है कि इसमें जो हार्मफुल जो हमारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो इस एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। हिंदी में इसे अगर हम ओजोन परत की बात करें तो भाई इसके अंदर जो 2 चीजें आपको डिस्कस की गई है, एक ये समताप मंडल और फिर झोम मंडल। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात की जा रही है। और नीचे आपसे बोला गया कि झोम मंडल के नीचे जितनी चीजें वो पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, यानी कि वो चीज हार्मफुल है हमारे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखें, ये अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सरफेस है, ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं सरफेस है, और सरफेस के ऊपर जाएंगे तब हमारे ये जो एरिया आता है ये आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब ये होता है कि अर्थ के सरफेस से लेकर के जो, और यहां यानी कि 0 से लेकर के 10 माइल्स तक का जो एरिया होता है, ये एरिया यानी कि ये जो इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो जैसे आपसे ही बोला गया था कि ओजोन जो पाया जाता है इसके बीच का एरिया है, बिल्कुल सही बात है, इसके बीच का एरिया ही पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात आपसे ये बोली गई थी, यानी कि दोनों के बीच के एरिया हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि ये वाली जो लाइन है स्फीयर है, इसके नीचे जो एरिया होता है यहां पे एयर पोल्यूटेंट होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो भी पोल्यूशन हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे व्हीकल के थ्रू या फिर फैक्ट्री के थ्रू या किसी भी तरीके से अर्थ के ऊपर जो भी पोल्यूशन होता है उस इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हो गए। तो आप एक बार इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से देख के समझ भी सकते हैं कि भी सन से हमारी अर्थ के ऊपर 3 तरह के रे आते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, सी, बी और ए आता है। तो जो ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ के जो इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में, वो हमें क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट सी से और सी से हमें प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करता है, और बी का ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करता है, और अल्ट्रावायलेट ए है ये हमारे इन्वायरमेंट तक ही पहुंच पाता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और आपसे बोला जा रहा है कि इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विपो भी बोला जाता है शॉर्ट में, WIPO। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए ये सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज रैंक इन द टॉप लिस्ट ऑफ टॉप 10 इनोवेटिव कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री टॉप 10 में आती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है कि टॉप 10 कंट्री जो वर्ल्ड में है इनोवेशन सेक्टर में, उसमें हमारी कंट्री भी आती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शन हो जाते हैं वो कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग में जो भी रिसेंटली 2020 का जो रिलीज हुआ है उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है आपको कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो रिलीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपसे बताया जा रहा है, ठीक है, विपो, बिल्कुल सही बात है, इसे विपो ही रिलीज करती है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस डाटा को पब्लिश करती है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमारी कंट्री की अगर रैंक की बात करें तो ओवरऑल जो हमारी रैंकिंग है वो 48 रैंक है वर्ल्ड में इनोवेशन सेक्टर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये बोला गया था कि हम टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में हम नहीं आते, हम किस में आते हैं, तो कह सकते हैं हम टॉप 50 के अंदर हम लोग आते हैं, और हमारी रैंक 48 है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। फर्दर डिटेल में अगर हम स्टडी करना चाहें इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री जितनी भी, देखिए डेवलप कंट्री जितनी भी है वो तो टॉप 10 में आ जाएंगे, हम लोग डेवलप कंट्री ना होकर डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे इनकम के हिसाब से अगर हम बात करें हमारी कंट्री थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम कंपनी की जो ग्रुप है, इकोनॉमी की जो ग्रुप है, उसके अंदर हम थर्ड नंबर पे आते हैं। यानी कि डेवलप कंट्री को मैंने एक बार साइड कर दिया, मैंने आपको बता रहा हूं कि जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाली जो इनकम वाली जो कंट्री है वर्ल्ड में, उस हिसाब से हम थर्ड नंबर पे आते हैं। अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि कुल मिला के मैं बोलूं कि हम आईसीटी की बात करें, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें हम टॉप 15 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन बेसिस पे तो हमारे 61st हमारी रैंक है। अब बिजनेस सोफिस्टिकेशन की अगर बात करें तो उसमें हमारा 55th रैंक है, और क्रिएटिव आउटपुट की हम बात करें तो हम वहां पे हमारी रैंक 64 है, ठीक है। तो इस तरह आप वेरियस सेक्टर में हमारी अलग अलग फील्ड में क्या रैंक है वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो हमारी जो करंट रैंक है ओवरऑल वो हमारी 48 है, और लास्ट ईयर यानी कि 2019 की मैं बात करूं तब हमारी रैंक हुआ करती थी 52 हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि हमारी इस रैंकिंग में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, हम 4th
प्लेस हमने शिफ्ट किया, इंप्रूव किया, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वीपो ही सिर्फ इसे पब्लिश करने वाली इंस्टीट्यूशन हो गया। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड रैंक के बारे में आपसे बोला गया था वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू 5 स्टार विलेज स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये 5 स्टार विलेज क्या है और इसके रिगार्डिंग में क्या स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं रिगार्डिंग 5 स्टार विलेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, विलेज की बात हो रही है और विलेज के साथ क्या अटैच कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम इन रूरल एरिया, यानी कि गांव वाले एरिया के अंदर जो पोस्टल फैसिलिटी होती है, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, जो भी स्कीम आजकल चल रही है, उन सबको कवरेज करने के लिए ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है 5 स्टार विलेज। ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के में बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंफ्यूजन दे दिए गए थे, विलेज की बात की जा रही है, यहां पे गलती होने के पूरे चांसेस है, और आई होप आप लोगों ने गलत भी किया हो, अटेम्प्ट किया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है, गलत अटेम्प्ट किया है, जरूर बताइएगा। देखिए टर्म विलेज लिख दिया है, तो विलेज के अंदर दिमाग में हमारे क्या एकदम सीधा आ जाता है, रूरल एरिया की बात आ जाएगी, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो कि गलत है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इसने लॉन्च नहीं किया है, ये बात आपको ठीक से याद रखनी है। हाँ, जो बाकी पोस्टल स्कीम से रिलेटेड जो बात आपको बोली जा रही है कि जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है, वो जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो कुछ स्कीम चलाई जाती है, जिसके अंदर सेविंग बैंक हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ठीक है, पोसा लिंक्ड जो है ये वाली फैसिलिटी, या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है रूरल एरिया के लिए, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो ये जो जितनी भी स्कीम है, ये सारी स्कीम रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में पोस्टल ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडियन पोस्ट के द्वारा, ठीक है, इंडिया पोस्ट के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी को अच्छे से मतलब इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों के पास इसकी एबिलिटी के लिए, यानी कि ये अवेलेबल हो सबके लिए, सबको इसकी जानकारी मिले, सबको सुविधा मिल सके, और इस प्रोग्राम की पब्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इंडियन पोस्ट का इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो यानी कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा वही इसे काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके अंदर काम कर रही है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, वो इसके बीच में काम कर रही है, और उन्होंने इस स्कीम का नाम रखा है 5 स्टार विलेज, यानी कि विलेज के अंदर 5 स्टार जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करने वाला काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि हमें कि भी ये विलेज से रिलेटेड रूल है, लेकिन एक्चुअल में ये स्कीम किसी और मिनिस्ट्री का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू सरोड पोर्ट, यानी कि SAROD पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है जो भी कोड्स गिवन है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, आपको ये चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शन चूज करने हैं। तो फर्स्ट बोला जा रहा है, इट इज प्लेटफॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू एट्रीब्यूशन इन द मरीन सेक्टर, यानी कि मरीन सेक्टर के अंदर, यानी कि जो जहाजरानी सेक्टर है, पानी से जो ट्रेवल करके उससे रिलेटेड जो बिजनेस होता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी फर्म का, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, या ये जिसे हम बोल सकते हैं सरोड SAROD पोर्ट्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
1860 यानी कि 1860 1860 में एक एक्ट आया था हमारे ब्रिटिश टाइम पे ही कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हो गए, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसे जो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें एसोरोड पोर्ट, जिसे सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट भी आप बोल सकते हैं, यानी कि सोसाइटी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी बात को लेकर के, मरीन सेक्टर को ध्यान में रखते कोई डिस्प्यूट है, कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो भी किसी भी हमारी कंट्री के अंदर किसी भी पोर्ट के बारे में, कोई भी मेजर पोर्ट है और वहां किसी भी कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अच्छा, बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो ये बोला जा रहा था आपसे कि इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से इसको रजिस्टर्ड किया गया, एस्टैब्लिश्ड किया गया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से इसे एस्टैब्लिश किया गया। बाकी आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट क्या है और इस ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, तो ये भी आप देख सकते हैं। सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि नॉर्मल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो भी लोगों के टाइम को, एफर्ट को बचाने के लिए, ठीक है, और उनके जो डिस्प्यूट है उसे फेयर मैनर से सॉर्ट आउट करने के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया है। बेनिफिट तो आप समझ ही गए क्योंकि ये एक तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली है, इन्वेस्टर वगैरह जो भी हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि भी उनका काम जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसको एक तरह से बूस्ट मिल जाता है कि भी कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो यानी कि जो भी कंज्यूमर होंगे वो भी इस तरफ इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन सही सी हो गया हमारा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आज जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, या और भी 2-3 क्वेश्चन और बीच में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने सबके अंदर जो मैंने मिनिस्ट्री के बारे में बात की, उन सारे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको बताना है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ कौन कौन, किस किस मिनिस्ट्री को कौन से मिनिस्टर संभाल रहे हैं, इसके बारे में एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।